एक बार फिर से आप सबों को नमस्कार। आज मैं ये चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो 9th चैप्टर है, तुम्हारे सेकेंड बुक का 9th चैप्टर है, और चैप्टर 8 मैं लीव कर गया क्योंकि चैप्टर 8 जो है वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए हट गया है। तो चैप्टर 9 में आज हम लोग बात करेंगे शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार के शासक और उनके इतिवृत्त के बारे में। इस इतिवृत्त को बोला गया क्रॉनिकल्स। ये चीज आपको याद रखना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कि इसी इतिवृत्त को क्रॉनिकल बोलते हैं। तो क्रॉनिकल कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉनिकल क्या होता है। तो क्रॉनिकल के बारे में सिंपल सा ये कंटिन्यूअस एंड ऑर्गेनाइज क्रोनोलाइज्ड रिकॉर्ड्स इन इज कॉल्ड क्रॉनिकल्स। ये याद रखना, ये इसका मतलब होता है अनवरत, ठीक है। और ये कालानुक्रम, ठीक है, कालक्रम के अनुसार अनवरत और कालानुक्रम के हिसाब से अगर कोई चीजें लिखी जाती है, कोई रिकॉर्ड लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है क्रॉनिकल्स। दूसरा टर्म जो याद रखना है आपको, मुगल्स। मुगल्स टर्म ये जो है अगर पूछा जाएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में, किसने यूज किया? क्या मुगल्स ने जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया, क्या उन्होंने खुद को मुगल्स बोला था? तो इसका एक आंसर है नहीं, उन्होंने खुद को मुगल्स नहीं बोला था। तो मुगल को मुगल किसने बोला? तो मुगल को मुगल के नाम से संबोधित किया है ब्रिटिशर्स ने। ये चीज इंपॉर्टेंट आप नहीं फाइंड आउट करोगे। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अकबर के हो, बाबर के हो, हुमायूं के हो, शाहजहां, औरंगजेब, जहां के जिसके भी राज दरबार में जो जिसको मुगल के डायनेस्टी के नाम जानते हो, उनके उनमें से जितनी भी चीजें लिखी गई, किसी ने नहीं कहा कि मैं मुगल हूं। तो इनको मुगल नाम किसने दिया? इनको मुगल नाम ब्रिटिशर्स ने दिया। ये चीज आपको याद है। 1 मार्क्स में पूछा जाए हु हैड गिवन द नेम मुगल्स, तो आपको सीधा ये लिखना होगा ब्रिटिशर्स। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो, ये 2 चीजें आप समझ लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके बेसिक पे। सोर्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इस टॉपिक का सोर्स क्या है याद रखना। इसका सोर्स है अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा के हिसाब से ही जो अकबर के टाइम में जो क्रॉनिकल्स उन्होंने, अकबर ने अपने कोर्ट हिस्टोरियन को बोला क्रॉनिकल्स लिखो, और जो क्रॉनिकल्स उन्होंने, ये भी याद रखना, ये जो क्रॉनिकल्स हम बोल रहे हैं इतिवृत्त, ये इतिवृत्त भी अकबर ने नहीं बोला इतिवृत्त लिखो या क्रॉनिकल लिखो, उन्होंने नहीं बोला था, या किसी मुगल। ये इतिवृत्त जो है, मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं वो इस तरह के लेखन को इतिवृत्त नाम दिया है। ये भी याद रखना। जब हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स, तो ये क्रॉनिकल्स जो नाम है, ये क्रॉनिकल्स किसको बोला गया? ये क्रॉनिकल्स डिफाइन मतलब इस तरह का जो अनवरत और कालानुक्रम के हिसाब से जो लेखन का कार्य है, किसी डायनेस्टी का हो या अपने लाइफ में भी आप अगर लिख सकते हो, लेकिन हमारे आपके लाइफ कॉमन टू उनके लाइफ की उतनी मतलब उसको एज ए हिस्ट्री में हम लोग यूज स्टडी बहुत कम होती है। हम तो ज्यादातर डायनेस्टी के, ज्यादातर रूलर के लाइफ का ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी डायनेस्टी का इस तरह से लेखन किया गया है तो इसको बोला गया क्रॉनिकल्स, और ये मॉडर्न हिस्टोरियन इसको नाम दिया है क्रॉनिकल्स, या हिंदी में इतिवृत्त। जो अकबर है या बाबर है या और कोई रूलर है, उन्होंने अपने काल का जो इतिहास लिखने की, तो उन्होंने इतिहास लिखने के कई पैटर्न हो सकते हैं। तो अकबर ने जो अकबरनामा लिखवाने की पैटर्न जो हिस्टोरियन को बोला था कि आप लिखना है, तो वो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस एंड कालानुक्रम के हिसाब से लिखना है। तो उन्होंने जो उस तरीके से लिखा गया, तो उसको नाम इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री ने क्या बोला? अकबरनामा इज ए क्रॉनिकल। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। हो सकता है कि उसके टाइम में कोई अपना लाइफ के मतलब बायोग्राफी लिखे, कोई स्टोरी लिखे, तो उसको क्रॉनिकल नहीं बोलेंगे। तो इस जो मतलब अनवरत और कालानुक्रम के हिसाब से जो लिखा जाता है उसी को बोलते हैं क्रॉनिकल्स। इसको मॉडर्न हिस्टोरियन ने क्रॉनिकल्स बोला है। तो अकबरनामा अकबर ने कोर्ट हिस्टोरियन को अपॉइंट किया और इन्होंने कई सालों में
अकबर के काल का इतिहास तो लिखा ही, अकबर के पीछे का भी एक मतलब सिलसिलेवार ढंग अनवरत एवं कालानुक्रम के हिसाब से लिखा, और अकबर के मरने के बाद, अकबर के मरने से पहले इसके लिखने वाले की डेथ हो जाती है। तो ये जो अकबरनामा है ये भी एक क्रॉनिकल्स कहलाता है। उसके बाद बादशाहनामा, ये जो है बादशाहनामा ये शाहजहां के टाइम में, इसी तरह ये भी एक तरह का क्रॉनिकल्स है। तो शाहजहां के टाइम की हिस्ट्री को बताने के लिए, अकबर के टाइम को हिस्ट्री बताने के लिए, तो आलमगीर नामा एक है। ये औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब ने अपने टाइम में आलमगीर नामा को स्टार्ट करवाया था। तो ये सब क्रॉनिकल्स है, यही सोर्स है इस चैप्टर, इसी के आधार पे इस चैप्टर को लिखा गया। ये सोर्स जो है, ये जो क्रॉनिकल्स है, ये किसके विजन है? ये विजन ऑफ रूलर्स, क्योंकि रूलर से लिखवा रहा, तो रूलर के विजन से एक एम्पायर क्या होता है, या मुगल एम्पायर कैसा था, उसका डेवलपमेंट कैसा था, एक्सपेंशन कैसा था, ये सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट है आपका ये मुगल एम्पायर, इसका फाउंडर कौन था? मुगल के बारे में आप देखो, मुगल जो है फाउंडर इसका बाबर था। ये बाबर जो था ये फरगना का था। अभी जो है फरगना उज्बेकिस्तान में है। कहां पे है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के फरगना से इसको उज्बेकिस्तान में एक ट्राइब रहता था जिसको बोलते हैं उज्बेक। तो उज्बेक ट्राइब द्वारा इसको फरगना से भगा दिया गया, याद रखना। तो भगाने के बाद ये बाबर जो है यहां से चला आया काबुल प्लस कांधार, जिसको अफगानिस्तान अभी बोलते हैं। ये जो है फरगना ये मिडिल एशिया में है। मैप में आप इसको देख लेना, ये मिडिल एशिया में फरगना, मिडिल एशिया से अफगानिस्तान में आके ये रहा, और अफगानिस्तान से पुनः इंडिया की तरफ, सबसे पहले पंजाब की तरफ आया, और पंजाब से ये दिल्ली और आगरा की तरफ कूच किया। इसको नए लैंड की आवश्यकता थी, नए रिसोर्स की आवश्यकता थी। यहां पे इंडिया में ये बाबर कब पहुंचा? 1526, ठीक है। वार ऑफ पानीपत, फर्स्ट पानीपत का पहला जो वार है, उस वार में 1526 में लड़ी गई। ये पानीपत कहां है? हरियाणा में, ये हरियाणा में है। और दिल्ली जो सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान को इन्होंने हराया और दिल्ली पे इन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो 4 साल तक ये जो बाबर है 4 इयर्स तक हिंदुस्तान का रूलर रहा। हिंदुस्तान मतलब दिल्ली का। ये आगरा से बेसिकली रूल किया था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान को हराया और आगरा से इन्होंने रूल स्टार्ट किया। ये 1526 टू 1530 ये इसका कार्यकाल। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं रूलर बना। हुमायूं जो है 1530 टू 1539 तक रहा। उसके बाद इसको शेरशाह सूर ने भगा दिया। कहां भगा दिया? ईरान। ये चला गया ईरान, इसको हरा दिया वार में। शेरशाह सूर जो है वो 4 साल तक जिंदा रहा, 40 टू 44 तक शेरशाह सूर। उसके बाद उसके डायनेस्टी के लोग पुनः ईरान से अपनी बड़ी सी आर्मी एस्टेब्लिश की और पुनः ये ईरान से भारत आगमन कब होता है इनका? पुनः 1555 में, 1555, ठीक है। और दिल्ली में क्या करता है?
दिल्ली को जीतता है, दिल्ली का अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करने के बाद 1 वर्ष के अंदर मौत हो जाती है इसकी। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से दिल्ली में दिन पनाह लाइब्रेरी, वहां से गिर के मौत हो जाती है। जो ही मौत होती है इसको फिर इसका बेटा है कौन, हुमायूं का बेटा कौन है, इसका बेटा है हुमायूं का बेटा अकबर। मात्र 13 वर्ष का होता है जब ये हुमायूं के मरने के टाइम, ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। तो जो शेर शाह सूर के जो सक्सेसर थे, जिसको उसने हराया था हुमायूं, पुनः दिल्ली पर अधिकार किया था, उसका सेनापति था हेमू। हेमू खड़ा हो जाता है किसके अगेंस्ट में, अकबर और हेमू के बीच एक वार होता है, हेमू और अकबर के बीच। अकबर तो बच्चा है, अकबर का सेनापति है बैरम खान। अकबर का सेनापति बैरम, वो बहुत बड़ा वफादार था मुगल डायनेस्टी का। एक ही साल में मर गया हुमायूं। बेटा अकबर छोटा है तो अकबर को राज्यारोहण कर दिया, लेकिन अकबर के लिए खड़ा हो गया एक सेनापति जिसको हुमायूं ने हराया था। हुमायूं ने जिस डायनेस्टी का उसका सेनापति खड़ा हो गया हेमू, विशाल सेना लेके। तो एक तरफ अकबर का सेनापति बैरम खान, एक तरफ सूर शासक का जो सेनापति था हेमू, दोनों की वार हो जाती। कहां पे वार होती है दोनों की, ये वार होती है 1556 में, 1556। ये फिर से पानीपत का दूसरा वार इसको बोला। पानीपत का पहला वार दादा लड़ा था, अकबर का दादा बाबर, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब अकबर से फिर दिल्ली छीनने वाला है, तो वहां पे फिर से अकबर का सेनापति लड़ेगा, बैरम खान नाम है वो, हेमू से, और फिर से हेमू की हार होगी। फिर से अकबर जो है रूलर बनेगा, और ये अकबर 4 वर्षों तक छोटा रहा, 14 वर्ष, 14 4 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद 60 के बाद इसने रूल करना स्टार्ट किया। तो अकबर ने जो चीजें फाउंडेशन रखी थी, अकबर ने मुगल की जो फाउंडेशन रखी, उसी के आधार पर अगले 200 वर्षों तक मुगल एम्पायर कंटिन्यूअस चलता रहा। तो एक बार अब ये बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर का नाम सुना होगा आप लोग। जहांगीर को नहीं पहचानो कोई बात नहीं, नूरजहां को तो पहचानता होगा, नूरजहां का आप लोग पहचानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो नूरजहां का हस्बैंड था ये जहांगीर, ठीक है। सलीम और अनारकली का नाम तो आप सुने ही होंगे, इसी जहांगीर को सलीम बोला गया है। अब ये अनारकली नूरजहां नहीं थी, अनारकली कोई और थी, वो कहानी है, छोड़ो उसको। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ऐसे ही लिखो शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है। यहां से यहां तक मतलब 1526 टू 1707 तक जो मुगल डायनेस्टी है उसका रूल अनवरत चलता रहा और अच्छे से चलता रहा। औरंगजेब के डेथ के बाद, तब तक इंडिया में अंग्रेज भी आ चुके थे, ये जो मुगल डायनेस्टी है ये धीरे धीरे करके बिखरना शुरू हो गया। अकबर ने यहां से लेके सिंधु कूच तक अपने रूल को एस्टेब्लिश किया, मतलब अफगानिस्तान और साउथ इंडिया में पूरा महाराष्ट्र और उधर बंगाल और असम तक ये चीजें औरंगजेब ने बना के, औरंगजेब तक ये थोड़ा बहुत इधर उधर झगड़ा तो होता ही था, औरंगजेब तक ये इतना बड़ा साम्राज्य बना रहा। औरंगजेब के बाद ये टूटना शुरू हो गया। कई सारे स्टेट का डिवीजन से नवाब जो अलग अलग थे, जो उनके गवर्नर थे, उन्होंने खुद को रूलर एस्टेब्लिश किया। बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, ये सब मुगल के पार्ट थे। अहमदनगर अलग हो गया, ये सब मुगल, गुजरात अलग हो गया, सब मुगल के पार्ट थे। तो इस तरह से यहाँ के बाद डिक्लाइन शुरू होता है मुगल का। और लेकिन मुगल की यादें जनता के बीच कब तक रहती हैं? 1857 तक।
जो लास्ट मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, इनको सेकेंड भी बोला जाता, बहादुर शाह सेकेंड भी। ये जो लास्ट मुगल एम्पायर है बहादुर शाह जफर, इनके बाद मुगल डायनेस्टी को अंत खत्म कर दिया जाता है और अंग्रेजों का रूल फुल फ्लेज में रानी विक्टोरिया के नाम से, जो महारानी है इंग्लैंड में, उसके नाम से इंडिया में रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। मुगल डायनेस्टी हैड बीन टोटली एबॉलिश्ड। तो आज का ये था। थैंक यू।